इतने सारे क्वेश्चंस पेपर को एनालिसिस करने के बाद उनमें से बेस्ट क्वेश्चन पेपर सिलेक्ट करके ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए, वो जान लो। जिस वीडियो को आप देख रहे हो उस वीडियो के नीचे मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए हर एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। उसके थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको चैप्टर वाइज आईएमपीज मिलेगी, जिसको करने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन से चैप्टर्स में कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे जाओगे पीवाईक्यूज क्वेश्चंस पेपर्स मिलेंगे जिसमें प्रैक्टिस किए होंगे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसके नीचे जाओगे तो थोड़े से फीडबैक वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर इन क्वेश्चंस का आप आंसर करते हो तो हमें पता चलेगा कि फ्यूचर में आपको किस टाइप्स के वीडियो की रिक्वायरमेंट है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, जहाँ पे आने वाले हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में हम वहाँ पे शेयर करते हैं और वहाँ पे आपको हम चैप्टर वाइज नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, सो दैट आपकी पढ़ाई काफी आसानी से हो सके। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए ये साइंस 1 का क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो के अंदर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हम मिल के सॉल्व करेंगे। मिल के क्यों बोला मैंने आपको, क्योंकि आप अगर मेरे साथ में मिल के प्रैक्टिस करोगे तो आई विल टेल यू कि एग्जामिनेशन 20 आउट ऑफ 20 लाने में आपको कोई नहीं रोक सकता है, एक बार अगर आपने ये वीडियो पूरा कर लिया। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने ये पेपर तो आपके लिए सॉल्व किया है, मिल के सॉल्व कर रहे हैं हम, और उसके साथ साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बीच में आपको एज ए चैलेंज दिए। तो ये वीडियो आपके लिए एक तरीके से यूनिट टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं है, ये दोनों चैप्टर की ओवरऑल रिवीजन भी हो जाएगा आपका, और आपकी यूनिट टेस्ट की प्रिपरेशन इस वीडियो के साथ हो जाएगी। इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद आपको चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 जो आपके साइंस का चैप्टर 1 एंड 2 है वो कवर हो जाने वाला है। देखो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनके एग्जाम में चैप्टर 1, 2 और शायद 3 भी आ सकता है। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 1 एंड 2 का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हैं या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर हम चैप्टर 3 आएंगे, वो लोग क्या करें, तो उनको पहले तो ये वीडियो पूरा देख लेना है तो दैट चैप्टर 1 एंड 2 के जितने भी क्वेश्चन है वो आपके क्लियर हो जाए। बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स का 2 ही चैप्टर आते हैं, 3 चैप्टर्स रेयरली आते हैं। तो लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये था, द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड। आपको पता है आप जो भी काम करते हो कितना आप दिन में काम कर पाओगे, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी एनर्जी है। तो काम करने की क्षमता इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन कि आपके पास कितनी एनर्जी है। तो कैपेसिटी ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी की काम करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट। बहुत स्टूडेंट, इतने अच्छे स्टूडेंट भी है कि देखता हूं मैं कमेंट में आंसर कर लेते हैं, क्या कहते हैं, एनर्जी। बॉडी की काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, एनर्जी। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, द वर्किंग ऑफ रॉकेट डिपेंड ऑन न्यूटन्स डैश लॉज ऑफ मोशन। आपने न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन अगर पढ़े होंगे तो वर्किंग ऑफ रॉकेट कैसे काम करता है। अगर ये रॉकेट है और रॉकेट के अंदर आपको पता फ्यूल होता है, बराबर, जब इस फ्यूल को जलाया जाता है मतलब बंद किया जाता है तो बहुत सारी हीट, बहुत सारी एनर्जी बाहर पीछे की तरफ निकलती है। ये जो फ्यूल में से जो पीछे की तरफ हीट एनर्जी निकल रही है, ये एक तरीके से पीछे की तरफ एक फोर्स लगा रही है, बराबर। ये फोर्स एक तरीके से रॉकेट के ऊपर अपोजिट फोर्स जनरेट करता है, जिसमें न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो रॉकेट में से फ्यूल निकलने से क्या हुआ, एक्शन हुआ, तो उस एक्शन का रिएक्शन हुआ रॉकेट के ऊपर और रॉकेट कहाँ जाने लगा, आगे जाने लगा। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि यहाँ पे कौन सा लॉ यूज हो रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे यूज हो रहा है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अंडरस्टैंड, जो कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बट आपको पता है दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे, दोनों अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं, बॉडी पे नहीं होती। एक्शन किसी और बॉडी पे हो रही है तो रिएक्शन किसी और बॉडी पे हो रही है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, अब ये है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन। चैलेंजिंग क्वेश्चंस मतलब क्या, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए सो दैट आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके। मैं देखना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, इवन इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय इट। अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 है, पहले डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग होता है कि वापस किसी भी पॉइंट से, एक पॉइंट से जब आप दूसरे पॉइंट पे जाते हो तो उन दोनों पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट जो दूरी है वो होता है एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट, बराबर। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे घूम के वापस से उसी पॉइंट पे आ जाए
तो मुझे बताओ पहले भी वो यही था और फाइनल भी वो यही आके बैठ गया, इसका मतलब इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हुआ, क्योंकि दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया, 0। बट क्या इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये पूरा इतना तो चला है ना बेचारा, तो डिस्टेंस यहाँ पे 0 है क्या, डिस्टेंस यहाँ पे 0 नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस मतलब होता है कि एक्चुअल में किसी ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ ट्रेवल किया है चल के। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो ट्रेवल हुआ बट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, क्योंकि वापस वो उसी पॉइंट पे आ गया। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 होने से जरूरी नहीं है कि उसका डिस्टेंस भी क्या हो, 0। अंडरस्टैंड? तो आप अब मुझे कमेंट करके बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा चैलेंज नंबर 1। कमेंट में आप ऐसे लिख सकते हो C1 और जो भी ऑप्शन है आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। समझो बात को पहले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड को बढ़ाने वाला, स्पीड को घटाने वाला, स्पीड को बढ़ाने वाला, स्पीड को घटाने वाला या डायरेक्शन चेंज करने वाला। अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन है अगर किसी बॉडी के पास, तो या तो समय के साथ उसकी स्पीड बढ़ रही होगी या तो समय के साथ उसकी स्पीड घट रही होगी। डिपेंड करता है कि एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में लग रहा है। चलो मैं समझाता हूं। मान लो ये बॉडी है और ये बॉडी का मोशन इस डायरेक्शन में, मतलब बॉडी इस तरफ जा रही है और इसके ऊपर एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस केस में इस बॉडी का जो स्पीड होगा वो क्या होगा, समय के साथ बढ़ेगा। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर मान लो कि यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन ऐसा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में, मतलब वो बॉडी जा तो इधर रही है बट एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लग रहा है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में उसका वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहां तक समझा? अब सुनो, अब किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मतलब स्पीड तो बढ़ रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में, बट स्पीड कैसे बढ़ रहा है, कांस्टेंट। जैसे कि पहले स्पीड था 2, बाद में हो गया 3, बाद में हो गया 4, बाद में हो गया 5। आप देख पा रहे हो हर एक सेकंड के बाद स्पीड कितने से बढ़ रहा है, 1 1 और 1 से बढ़ रहा है। मतलब इस केस में स्पीड को बढ़ाने वाला कौन, एक्सेलरेशन, और स्पीड को बढ़ाने वाला जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, सेम है। तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, मतलब बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन लग रहा है तो हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन लग रहा है तो हम नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब चारों ऑप्शन पढ़ना है और आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन से केस में पॉजिटिव एक्सेलरेशन। चलो मैं एक ऑप्शन आपको समझा देता हूं। स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। आपने एक पत्थर को कहां फेंका, ऊपर की तरफ फेंका। समझना बात को, ये हमारा पृथ्वी, ये हमारा सुंदर सा अर्थ है और आपने एक पत्थर को कहां फेंका, ऊपर की तरफ फेंका। तो जब ये पत्थर आपने ऊपर की तरफ फेंका तो उसका ऑब्वियसली वेलोसिटी तो कहां होगा, ऊपर की तरफ होगा। लेकिन मुझे बताओ ग्रेविटी के वजह से लगने वाला एक्सेलरेशन हमेशा अर्थ की तरफ लगता है, मतलब एक्सेलरेशन कहां लग रहा होगा, नीचे की तरफ। तो आप देख सकते हो इस केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे ये कौन सा एक्सेलरेशन होगा, निगेटिव। बट हमें पूछा है कि कौन सा ऑप्शन पॉजिटिव एक्सेलरेशन शो कर रहा है, कमेंट करके आपको बता। चैलेंज नंबर 2, ओके। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ। अगर आपने वर्क का डेफिनेशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वर्क कौन से दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन होता है, कौन से दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन होता है, फोर्स, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स या फिर डिस्प्लेसमेंट। जल्दी कमेंट करो। देखो ये जो क्वेश्चन है ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जिससे आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में समझना चाह रहा हूं। हालांकि क्वेश्चन पेपर तो हम सॉल्व करते जा रहे हैं, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए आपकी अंडरस्टैंडिंग को और इंप्रूव करने के लिए। अगर आपको डाउट रहेगा आप कमेंट करके मुझे पूछ। आगे बढ़ते हैं। स्टेट वेदर स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। दी हुई कहानी, दी हुई बात सही है या नहीं आपको पता करना। इफ वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट, वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और कैसे चेंज हो रहा है वेलोसिटी, इक्वल अमाउंट से चेंज हो रहा है, बराबर, विथ टाइम। द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे लुक एट दिस, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वहां पे उसका वेलोसिटी मैं आपको रिप्रेजेंट करके बताता हूं।
लुक एट दिस, ये ऑब्जेक्ट था, स्टार्टिंग में चल रहा था 2 मीटर पर सेकेंड, फिर चल रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, फिर चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, और फिर 6 मीटर पर सेकेंड, और फिर चल रहा है 8 मीटर। नाउ लुक एट दिस, आप देख पा रहे हो कि हर एक सेकेंड में स्पीड कितने से बढ़ा, 2 से बढ़ा, कितने से बढ़ा, 2 से बढ़ा। अब स्पीड को बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, मतलब यहाँ पे 2 क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। और आप देख पा रहे हो कि समय के साथ यहाँ पे जो स्पीड के अंदर बदलाव था, समय के साथ जो यहाँ पे स्पीड के अंदर वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा था, वो कैसा चेंज आ रहा है, इक्वल चेंज आ रहा है। अगर वेलोसिटी में समय के साथ इक्वल चेंज आ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, समय के साथ बदलेगा नहीं, सेम रहेगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। गलत बात है भाई, अगर समय के साथ स्पीड इक्वली बदल रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली फॉल्स। अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल। ओके, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये वाला हमारा क्लियर हो गया, ये हमारे क्वेश्चंस पेपर का क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन, किसी ऑब्जेक्ट ने एक्सपीरियंस क्या एक्सेलरेशन को एक्सपीरियंस किया। एक्सेलरेशन का मतलब क्या, स्पीड को बदलने वाला, ठीक है, इतना समझो। फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, सही बात है। देखो अगर किसी बॉडी का स्पीड बदल रहा है, किसी बॉडी का स्पीड बदल रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ है। क्या क्रिएट हुआ है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो सकता है या बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने फोर्स कौन से डायरेक्शन से आया है। तो यहां पे समझना, एक्सेलरेशन को पैदा करने वाला कौन, एक्सेलरेशन को पैदा करने वाला। और एक्सेलरेशन क्या करता है, एक्सेलरेशन स्पीड को चेंज करता है। कैसे करता है, स्पीड को या फिर वेलोसिटी को चेंज करता है। कैसे, बढ़ा के या फिर घटा के या फिर डायरेक्शन को चेंज कर, ये समझना। तो फोर्स के वजह से ही एक्सेलरेशन पैदा होता है। अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस कर रही है अगर कोई बॉडी, इसका मतलब कंफर्म है कि उस बॉडी के ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, समझ जाना। ओके, तो अब बता दो कमेंट करके ट्रू या फॉल्स। अंडरस्टैंड, इफ बस इज इन मोशन, एक बस है और मोशन में है। मोशन का मतलब है कि बस चल रही है, बस क्या कर रही है, चल रही है, किसी स्पीड के साथ आगे बढ़ रही है, और अचानक से ब्रेक मार दिया। बस ने अचानक से क्या कर दिया, ब्रेक मार दिया। मान लो थोड़ा बस बड़ा कर देते, बस ने अचानक से ब्रेक मार लिया। द पैसेंजर फॉल बैकवर्ड। अब आप इमेजिन करो, ये बस है और बस के अंदर पैसेंजर, और बस ने सडनली ब्रेक मार लिया। चलो ब्रेक मारने के थोड़ा पहले इमेजिन करते, ब्रेक मारने के थोड़ा पहले बस कहां जा रही थी, आगे की तरफ। बस कहां जा रही थी, आगे की तरफ, परफेक्ट। तो ब्रेक मारने के पहले बस आगे की तरफ जा रही थी, तो अंदर जो पैसेंजर था वो भी कहां जा रहा था, आगे की तरफ जा रहा था। बट जैसे ही बस ने ब्रेक मार लिया, मतलब बस तो रुक गई, बट पैसेंजर को नहीं पता था कि बस रुकने वाली है। अंडरस्टैंड, तो अगर हम पैसेंजर के बारे में सोचेंगे, तो पैसेंजर जैसे अगर बस ब्रेक मारेगी, पैसेंजर कहां जाएगा, आगे की तरफ चला जाएगा। इसको बोलते इनर्शिया। इनर्शिया मतलब किसी बदलाव को अपोज करने की क्षमता, किसी भी बदलाव को क्या करना, अपोज करना। क्योंकि ये जो इंसान था बस के साथ पहले आगे जा रहा था, तो ये आगे ही जाना चाहता है। अचानक भले ही बस ने ब्रेक मार दिया, पर इंसान की बॉडी ने ब्रेक नहीं मारा, तो ये फॉरवर्ड जाएगा, ये बैकवर्ड नहीं जाएगा। आई होप इसका आंसर समझ में आ गया होगा, कमेंट करो। सारे के सारे चैलेंज के क्वेश्चंस कौन कमेंट करेगा, हम देखना चाहूंगा, ठीक है। इसके पहले आपको इंपॉर्टेंट बात मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में बता दी थी, चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। चलो पावर को समझते, पहले पावर होता क्या है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। टाइम मतलब आपने 1 सेकंड के अंदर कितना वर्क किया, इसी को बोलते हैं हम किसी इंसान का या किसी भी मशीन का पावर। 1 सेकंड में काम करने की क्षमता, 1 सेकंड में कोई भी मशीन कितना काम करती है, उसी को हम कहते हैं उसका पावर। अब यहाँ पे जो वर्क है ना, वर्क कैसा क्वांटिटी है, वर्क स्केलर क्वांटिटी, जो किसी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, तो ध्यान रखना पावर भी कैसा क्वांटिटी होगा, समझ गए, ठीक है। तो आंसर ट्रू या फॉल्स, कमेंट। द सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। अब देखो एनर्जी के 2 यूनिट होते हैं, एक ऐसा यूनिट होता है जूल, बराबर, और एक सीजीएस यूनिट होता है
चलो एक काम करो, इसका आंसर मैं बताने वाला हूं, बट एक उसके पहले आप कमेंट कर लो, नहीं तो आपका चैलेंज बर्बाद हो जाएगा। करेक्ट है ना? C7 कमेंट करो। C7 क्या होता है? एनर्जी का सीजीएस यूनिट। टेक्स्ट बुक में ढूंढ लो। ढूंढ लिया है? टेक्स्ट बुक सामने, ढूंढ लो। ढूंढा? ढूंढ ढूंढ जल्दी ढूंढ। मिला? यस। तो सीजीएस यूनिट होता है एनर्जी का अर्ज। मैं डांट लेता हूं कभी कभी। क्या होता है? अर्ज। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टाइम। तो दिस इज रॉन्ग। टाइम किसका सीजीएस यूनिट होता है? फोर्स का। फोर्स का न्यूटन और सीजीएस होता है डाइन। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ध्यान रखना, इस फॉर्मेट में ट्रू फॉल्स बहुत सारे बन सकते हैं। फोर्स का और एनर्जी के यूनिट्स के बारे में जानकारी ले लेना, फोर्स और के बारे में। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं कि आप 9th स्टैंडर्ड में हो और नेक्स्ट ईयर 10th स्टैंडर्ड में आने वाले, और बहुत सारी चीजें जो आपको समझनी जरूरी है, और उसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। और गाइडेंस कौन दे पाता है? जिसके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस। 5 साल हो चुके हैं टीचिंग करते करते, 5000 प्लस स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद इतना समझ में आ चुका है कि स्टूडेंट को कौन से टाइम पे क्या रिक्वायरमेंट हो। अगर आप क्रिस्टल कॉन्सेप्ट का मेंटरिंग सेशन ज्वाइन करना चाहते हो अक्रॉस द महाराष्ट्र, तो ऑनलाइन के फॉर्म में होता है, जिसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी स्ट्रेटेजीज आपकी होती है, उसके साथ में मेरे साथ मिलकर डिस्कस करना है और उसको हम अच्छे से आगे लेके चल सके। जो भी प्रॉब्लम्स आती है शेयर कर सकते हो। तो इस मेंटरिंग सेशन में क्या होता है, 8, 9, 10th का जो फी स्ट्रक्चर है 1000 होता है थ्रू आउट द ईयर, और 10th स्टैंडर्ड के लिए 1500 होता है, जिसके अंदर हम पर्सनल सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं आपको, कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो हमारी बन जाती है। गाइडेंस आपको प्रोवाइड करते हैं कब आपको कितना क्या क्या कंप्लीट करना है और कैसे आगे बढ़ना है। पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ और बाकी सब चीजों का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। इसके लिए मेंटर ज्यादा इंपॉर्टेंट। और फ्यूचर एनालिसिस, जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं क्या हमारे लिए फ्यूचर में काम आएगी कि नहीं। हम एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में स्टक होके नहीं रहना। जमाना बदल गया है, समय बदल गया, वी हैव टू मूव, वी हैव टू थिंक अबाउट फ्यूचर राइट नाउ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Or to join this session, what you have to do, you have to just send one WhatsApp on this number with name, city and standard, if you are in English medium or if you are in semi English. Okay, so if you want to join this mentor session, you can apply. तो आप WhatsApp कर सकते हो, अपना नाम, सिटी और स्टैंडर्ड डाल के आगे की इंफॉर्मेशन और आपको डिटेलिंग में मिल जाएगी। पहले हमारा एक WhatsApp कॉल होगा, वीडियो कॉल होगा, उसके बारे में बहुत सारे डिस्कशंस होंगे, आप कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा। क्या दिया हुआ है? कंप्लीट द टेबल। अब इस टेबल में आप देखोगे कि आपको यहाँ पे अच्छी बात यह कि फॉर्मूला आपको पहले से दे रखा है, सारा का सारा फॉर्मूला आपको यहाँ पे दे रखा है, और आपको कुछ वैल्यूज, कुछ टर्म्स की वैल्यूज यहाँ पे दे रखी, और इन्हीं वैल्यूज का इस्तेमाल करके, फॉर्मूला का इस्तेमाल करके जो ब्लैंक हिस्से है वहां पे आपको आंसर लिखना है। सिंपल सा है। चलो फर्स्ट वाले से हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट वाले को अगर देखोगे तो u का वैल्यू कितना दे रखा है? 2 मीटर पर सेकेंड। एग्जाम में भी आपको पूरा लिखना है। a का वैल्यू दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। एक्सेलरेशन में स्क्वायर आता है टाइम के ऊपर, और टाइम का वैल्यू दे रखा है 3 सेकेंड। ओके, और आपको निकालना है ये वाला, मतलब आपको यहाँ पे v निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास है v इज इक्वल टू u प्लस at। अंडरस्टैंड? नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? u का वैल्यू कितना है हमारे पास? 2 प्लस a का वैल्यू कितना है? देखो यहाँ पे a का वैल्यू हमारे पास है 4। यहाँ पे t है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है t का वैल्यू कितना है? 3। अभी आप बच्चे क्या गलती करते हैं? सबसे पहले स्टूडेंट क्या करते हैं? ये एडिशन करने बैठ जाते हैं। दिस इज रॉन्ग। ऑलवेज डू मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट। ओके, तो 4 3s are 12 प्लस 2 एंड इट्स बिकम 40 मीटर पर सेकेंड। अब आप कहोगे कि सर मीटर पर सेकेंड क्यों लिखा? बिकॉज v इज ऑल्सो वेलोसिटी, द फाइनल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ चुका फर्स्ट का वो आता है 14। अब सेकेंड की बात कर। सेकेंड में क्या क्या दे रखा है आपको? सेकेंड में आपको a का वैल्यू दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। सेकेंड में आपको t का वैल्यू दे रखा है 2, और आपको v का वैल्यू दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड। एंड नाउ बचा हुआ क्या है? u, जो आपको फाइंड करना है। सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, v इज इक्वल टू u प्लस at। v का वैल्यू जो दिया है आपको यहाँ पे पुट करना है, u का वैल्यू आपको निकालना है, वैसे के वैसे लिखना है, और a का वैल्यू आपको दे रखा है 5 और t का वैल्यू आपको दे रखा है 2।
तो यहाँ पे 5 2 10 हो जाएगा, u वैसे के वैसे रहेगा एंड दिस इज योर 20। ये 20 है, ये देखो ये +2 है, इक्वल टू के इस तरफ जब आएगा तो ये -10 हो जाएगा और इधर u बचेगा। 20 - 10 बचेगा, u दैट इज 10, तो u का वैल्यू आ चुका है 10 मीटर पर सेकेंड। आई होप सो इतना ऐसे, और सेम एग्जाम में ऐसे करना है। मैं बता दो बच्चे आप क्या गलती करते हो, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इधर उधर का देख के लिख लेते हैं, बट वो डायरेक्ट ऐसे 14 और डायरेक्ट ऐसे 10 लिख के आ जाते हैं और फिर टीचर मार्क्स नहीं देती। ओके, तो आपको ऐसे सॉल्व करके दिखाना जरूरी है। ओके, सॉल्व करना। नेक्स्ट ये है चैलेंज नंबर 7, उसमें सेम सिचुएशन है, फॉर्मूलाज दे रखे हैं, कुछ वैल्यूज आपको दे रखी है यहाँ पे और कुछ वैल्यूज आपको नहीं दे रखी। सॉल्व करना है, कमेंट करके आंसर करना है, ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, गिव साइंटिफिक रीजंस के क्वेश्चन से 2 मार्क्स, कोई भी एक आपको सॉल्व करना, 3 क्वेश्चन। इट इज इजियर टू स्टॉप अ टेनिस बॉल, टेनिस बॉल को रोकना आसान होता है, करेक्ट है, कंपेयर टू क्रिकेट बॉल व्हेन बोथ आर ट्रेवलिंग विथ सेम वेलोसिटी। मतलब क्रिकेट का बॉल हो या टेनिस का बॉल हो, दोनों सेम स्पीड से चल रहा है, बट टेनिस के बॉल को रोकना आसान होता है बट क्रिकेट के बॉल को रोकना मुश्किल होता है। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे देखो दोनों सेम स्पीड से चल रहा है, बराबर, ऐसा क्यों? सुनो, यहाँ पे दोनों सेम स्पीड से चल रहा है बट दोनों का मास अलग अलग है। क्रिकेट के बॉल का मास टेनिस के बॉल के मास से ज्यादा होता है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमें क्रिकेट को बॉल को रोकने में ज्यादा मेहनत लगवा रही है और टेनिस की बॉल हम इजीली रोक पा रहे हैं? रीजन है मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब हमें पता है कि दोनों चीजों का वेलोसिटी तो सेम है, तो वेलोसिटी की वजह से मोमेंटम में दोनों चीजों में फर्क तो नहीं आएगा, बट दोनों का मास अलग अलग होने से मोमेंटम में बदलाव आ रहा है। तो यहाँ पे एक बात को समझो अच्छे से कि जब भी क्रिकेट की बैट को यहाँ पे या आप रोकने जा रहे हो क्रिकेट की बॉल को या मारने जा रहे हो, और तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, क्रिकेट की बॉल की डायरेक्शन को आप एकदम चेंज कर दे रहे हो, और इस डायरेक्शन को एकदम चेंज करना या फिर पकड़ के रोकने में मोमेंटम बहुत ज्यादा चेंज होता है, और जितना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा आपको उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो ज्यादा मोमेंटम जिसमें चेंज होगा वहां पे ज्यादा फोर्स अप्लाइड करवाना पड़ेगा। तो मोमेंटम ज्यादा बदलना है आपको क्रिकेट के बॉल में, सो दैट यू हैव टू अप्लाइड मोर फोर्स। तो सुनो, मोमेंटम डिपेंड ऑन मास एंड वेलोसिटी, सही बात है। क्रिकेट बॉल इज हेवियर देन टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल जो होती है वो टेनिस बॉल से क्या है, हेवी है। सेकेंड पॉइंट, सो इट हैज मोर मोमेंटम इवन इफ बोथ हैव द सेम वेलोसिटी, दोनों का वेलोसिटी सेम होने के बावजूद भी क्रिकेट का ज्यादा मोमेंटम क्यों, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। ये रीजन हो गया मोमेंटम ज्यादा होने का। द फोर्स नीडेड, तो फोर्स की जरूरत पड़ेगी, स्टॉप की क्रिकेट बॉल इज ग्रेटर देन द फोर्स नीडेड टू स्टॉप टेनिस बॉल। अंडरस्टैंड? तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्रिकेट की बॉल को रोकने के लिए एज कंपेयर टू टेनिस की बॉल से। Therefore, easier to stop tennis ball than the cricket ball when both are traveling with the same velocity. Understand? तो सारा खेल किसका था? मोमेंटम, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। और मोटा मोटी बोले तो क्रिकेट के बॉल का मास ज्यादा होने से यू हैव टू अप्लाइड मोर फोर्स टू स्टॉप द क्रिकेट बॉल एज कंपेयर टू द टेनिस बॉल। दैट्स इट। चैलेंज नंबर 8, थोड़ा बहुत हिंट मैं आपको दूंगा तो भी ट्राई करना खुद से करने का। व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉल फ्रीली टू द ग्राउंड इट्स एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब सेम एक्सेलरेशन होता है क्या? यस, होता है। कैसे? कि अगर कोई भी बॉल पृथ्वी की तरफ गिर रही है तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि पृथ्वी किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है मतलब फोर्स लगाती है, और फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन पैदा होता है। अब कितना एक्सेलरेशन लगाता है? तो अर्थ एक्सेलरेशन लगाता है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। मतलब हर एक सेकंड में बॉल का स्पीड कितने से बदलेगा? 9.8 से बदलेगा। मतलब हर एक सेकंड में स्पीड अगर सेम नंबर से बदल रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। दैट्स इट। तो वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय द सेम अमाउंट, और वो अमाउंट कितना है? 9.8। एक्सेलरेशन सेम, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है? सेम। दैट्स व्हाई द ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली टू द ग्राउंड इट्स एक्सेलरेशन इज अ यूनिट। तो मैंने आपको हिंट यहां पे दे रखी है, क्योंकि वेलोसिटी सेम अमाउंट से बढ़ेगा, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन सेम होगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन,
wound spring of the watch causes potential energy. Let's understand what is the meaning of potential energy. पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग क्या होता है? देखो, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है कि मान लो ये स्प्रिंग है और मैंने इस स्प्रिंग को लंबा कर दिया और पकड़ के रखा है। क्या करके रखा? दोनों तरफ से पकड़ के रखा है। तो स्प्रिंग के अंदर एक तरीके की पोटेंशियल एनर्जी जमा हो गई है। जैसे ही मैं छोड़ूंगा ये एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। अंडरस्टैंड? किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया? तो किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके पोजीशन में, उसके स्टेट में चेंज करने के बाद उसके अंदर थोड़ी देर तक कोई एनर्जी स्टोर होती है। जब तक हम उसको इस्तेमाल नहीं करें उस एनर्जी को क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग को खींचना हो गया, स्प्रिंग को दबा के रखना हो गया, तो एक तरीके से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर। तो जो स्प्रिंग होती है वॉच के अंदर, जो पुराने टाइप के वॉच होते थे, आज भी मिलते हैं, उनमें एक ऐसी स्प्रिंग लगी रहती है और इस स्प्रिंग को घुमा के एकदम टाइट कर लेते हैं और फिर जैसे इसको रिलीज करते हैं तो यहाँ पे घड़ी के कांटे चलने लगते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो स्प्रिंग थी उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर थी? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर। सुनो, व्हेन द स्प्रिंग ऑफ वॉच इज वाउंड, वाउंड मतलब घुमा दिया, स्ट्रेच्ड और कंप्रेस, तो मतलब वहां पे या तो वो कंप्रेस हो गई होगी या तो उसमें तनाव पैदा हुआ होगा। अब ये तनाव को जैसे छोड़ा जाएगा वो अपना रूप दिखाएगा, वो अपनी एक्शन में आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग एनर्जी इन द प्रोसेस, स्टोरिंग एनर्जी इन द प्रोसेस, तो कंप्रेशन की वजह से उसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई है। द स्टोर एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान रखना, जहां जहां एनर्जी स्टोर है वो कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल। मतलब अब तक घर के बैटरी के अंदर एनर्जी स्टोर है तो वो भी कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, जब हम इस्तेमाल करेंगे वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाती है, पर है कौन सी स्टोर है तब तक? पोटेंशियल। अंडरस्टैंड? हैज द एबिलिटी टू वर्क व्हेन द रिलीज, तो जैसे रिलीज करेंगे काम करना शुरू करती है कौन? पोटेंशियल एनर्जी। So the wound spring of watch has potential energy because it is under tension, can move when allowed to the unwind। तो जैसे मैंने जिस स्प्रिंग को वाउंड करके रखा है उसको अनवाउंड करने का मैं मौका दूंगा तो वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को रिलीज करने लगेगी और घड़ी घूमने लगेगी। अब आते हैं बी वाले सेक्शन पे। 6 मार्क्स है, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं, अपन सारे करेंगे क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। राइट डाउन द आंसर ऑफ क्वेश्चंस, राइट डाउन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। क्या? एनर्जी। ना एनर्जी को बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्म मतलब क्या? फॉर्म मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम पंखा घुमा के मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, हीट एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, 10 टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स कांस्टेंट। इस यूनिवर्स में जितना एनर्जी मौजूद है उनका आप टोटल अगर करेंगे तो वो हमेशा सेम होगा, कभी भी प्लस या माइनस नहीं हो सकता। हाँ, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, राइट डाउन द आंसर, राइट डाउन द 4 एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है? मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे गोल गोल घूम रहा है और गोल घूमते समय जो उसका स्पीड है वो सेम है थ्रू आउट, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, हर एक पॉइंट पे स्पीड क्या है? सेम है। तो ऐसे मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसके एग्जांपल्स है अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, कार टर्निंग इन द सर्कुलर ट्रैक, सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, सैटेलाइट घूम रही है, और फैन ब्लेड रोटेटिंग। फैन अगर एक पर्टिकुलर स्पीड पकड़ लेता है तो उसके ब्लेड जो रोटेट कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एंड पोटेंशियल। आई नो दैट यार, आपको पता है, अभी हमने बताया था पोटेंशियल एनर्जी मतलब कौन सी एनर्जी जो किसके वजह से होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप या पोजीशन के वजह से उसके पास जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल होती है। और काइनेटिक एनर्जी किसके पास होती है? जो मोशन में हो, जो ऑब्जेक्ट क्या हो? मोशन में हो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², पोटेंशियल का होता है mgh। और एग्जांपल में काइनेटिक जब भी बोलेंगे कोई भी चीज चलती हुई मिलेगी, तो फ्लोइंग वाटर, फॉलिंग फ्रॉम वाटर, सच एज व्हेन फॉलिंग फ्रॉम अ वाटरफॉल। वाटर जब वाटरफॉल से नीचे गिरता है काइनेटिक एनर्जी होती है। वाटर एट द टॉप ऑफ द वाटरफॉल, वाटरफॉल में जो ऊपर पानी जब जमा रहता है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल। और जब वो नीचे गिर रहा है तब उसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक। तो मतलब यहाँ पे पोटेंशियल ही काइनेटिक एनर्जी में बदल रही होती है। ठीक है ना, तो ये हो गया डिफरेंस। मैच करना है, बहुत काम वाला क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का डिस्टेंस है बट वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट।
वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, तो पहले का आंसर सी हो गया, इसका आंसर हो गया डी। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, और मास का यूनिट होता है केजी और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ओके, आगे 1 न्यूटन आपको पता है 10 टू पावर 5 डाइन होता है, और 1 मीटर 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर होता है। ये फोर्स का ऐसा यूनिट है और ये फोर्स का सीजीएस यूनिट है, हमने पहले डिस्कस कर लिया है। वर्क का फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स के जगह पे हमने लिख दिया 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट के जगह पे लिख दिया 1 मीटर। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 10 टू पावर 5 डाइन के बराबर, तो यहां लिखेंगे 10 टू पावर 5 डाइन, और यहाँ पे लिखेंगे 1 मीटर मतलब 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डाइन और मीटर को हम एक साथ पीछे लिख देंगे, और यहाँ पे 10 टू पावर 5 और 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 5 और 10 टू पावर 2 आपको पता है बेस सेम है, इंडाइसेस पढ़ा होगा, तो पावर क्या होता है? ऐड होता है, तो ये बन जाएगा 10 टू पावर 7, तो हो गया। एंड इसका मतलब हो गया कि 1 जूल जो होता है, जूल किसका यूनिट है? एनर्जी का ऐसा यूनिट है, और अर्ज किसका यूनिट है? ये भी एनर्जी का यूनिट है, बट एनर्जी का कौन सा यूनिट है? सीजीएस यूनिट है। ध्यान रखना, यहाँ पे जितना मैंने अभी बताया है, एनर्जी का ऐसा यूनिट, एनर्जी का सीजीएस यूनिट, फोर्स का ऐसा यूनिट और फोर्स का सीजीएस यूनिट, लर्न कर लेना, बहुत काम का है ये, बहुत ज्यादा चांस है एग्जाम, अंडरस्टैंड। और ऐसे एक्टिविटीज को आपको समझना है। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 3A, सॉल्व। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई भी एक सॉल्व करना है आपको इन दोनों में से। न्यूमेरिकल से आपके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे लुक एट दिस। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 100 मीटर स्विम किया 40 सेकंड के अंदर, 80 मीटर स्विम किया 40 सेकंड के अंदर, 45 मीटर स्विम किया 20 सेकंड के अंदर। तो यहाँ पे सिंपल है, पहले एक बात करेंगे टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस पहले 100 मीटर था, फिर कितना था? 80 मीटर किया, और फिर कितना किया? 45 मीटर किया। 100 और 80 कितना हो जाएगा? 180, तो ये हो जाएगा आपका 225 मीटर। ऐड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम पहले लगा था 40 सेकेंड, उसके बाद लगा था 40 सेकेंड, और उसके बाद लगा था 20 सेकेंड। टोटल टाइम लग गया 100 सेकेंड का। तो यहां पे हमें निकालना एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का सिंपल फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस कितना है? 225 मीटर, और टोटल टाइम कितना? 100। तो आपको पता 100 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2.25 मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट, सिंपल था। ऐसे न्यूमेरिकल्स आते, इजी वाले प्रैक्टिस करना है इनको आपको। नेक्स्ट है फोर्स था, कितना फोर्स लगाया? 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने से बुक कितना मूव किया? 30 सेंटीमीटर तक बुक ने मूव किया। हाउ? और बुक कौन से डायरेक्शन में मूव किया? जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे वर्क पॉजिटिव होने वाला है। तो वर्क कितना हुआ? आपको वर्क पूछा, वर्क कितना होगा? तो यहाँ पे एक बार मुझे बताओ कि जिस बॉल के ऊपर फोर्स लगाया गया, जिस बुक के ऊपर फोर्स लगाया गया, कितना लगाया? 10 न्यूटन, और 10 न्यूटन के वजह से उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट आया? 30 सेंटीमीटर। एक बात को समझो, फोर्स आपने 10 न्यूटन का लगाया, न्यूटन यहाँ पे फोर्स का ऐसा यूनिट है, डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पे 30 सेंटीमीटर का, बट 30 सेंटीमीटर यहाँ पे डिस्टेंस का ऐसा यूनिट नहीं है, तो आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 100 से डिवाइड करके। तो 30 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हम अब पीछे मीटर लिख सकते हैं। अब हमें निकालना है वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ तो यहाँ पे वर्क पॉजिटिव आने वाला है। फोर्स कितना लगा? 10, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 30 डिवाइड बाय 100, और पीछे लगेगा मीटर। ध्यान रखना 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, तो हमारा फाइनल आंसर आ चुका 3। आपको पता है वर्क एक तरीके से क्या होता है? एनर्जी होता है। एनर्जी और वर्क इक्विवेलेंट चीजें हैं, तो यहाँ पे वर्क का यूनिट क्या होगा? जूल। तो पीछे जूल लिखना मत भूलना, नहीं तो आपके मार्क्स चले जाएंगे। आंसर आ गया आपका 3 जूल। सिंपल, ठीक है। चैलेंज नंबर 9, आई होप आप कमेंट करके बताओगे चैलेंज नंबर 9 हो जाएगा। लेट्स डू इट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाना और कुछ भी नहीं करना, ½ mv²। बस ध्यान रखना यहाँ पे ग्राम में दिया, इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा डिवाइड बाय 100 करके, तो ये हो जाएगा आपका 2.50 kg। ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं। वेलोसिटी तो पहले से ऐसा यूनिट में ही है, मीटर पर सेकंड में। यहाँ पे वैल्यूज पुट करना है और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यूज निकाल के चैलेंज नंबर 9 का आंसर कमेंट सेक्शन में देखते हैं कौन है महारथी। वापस से चैलेंज नंबर 10, एरोप्लेन टैक्सीज ऑन द रनवे 30 सेकंड with the acceleration of 3.2 meter per second square from the taking off, how much distance would it have covered on the runway? एरोप्लेन टैक्सी ऑन रनवे 4। देखो एरोप्लेन है, और एरोप्लेन जो है यहाँ पे
एक्चुअली टैक्सी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे टेक्स होना चाहिए। एरोप्लेन टेक्स ऑन द रनवे फॉर 30 सेकंड विद द एक्सेलरेशन 3 पॉइंट बिफोर टेकिंग ऑफ, ठीक है ना। तो एरोप्लेन जो है कितना सेकंड लगा रही है, 30 सेकंड है, कहां पे, रनवे के ऊपर है। और कितने से एक्सेलरेशन कर रही है, कितने से एक्सेलरेशन हो रहा है, 3.2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से एक्सेलरेशन हो रहा है। तो हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर टेकिंग, टेकिंग मतलब हवा में उड़ने के पहले एरोप्लेन ने कितना दूरी तय किया वो बताओ। यहाँ पे देखो सिंपल सा है, टाइम आपको दे रखा है 30 सेकंड, परफेक्ट है, टाइम दे रखा है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको, कितना दूरी तय किया वो बताना है। और यहाँ पे आपको दे रखा एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड के स्क्वायर में कितना दे रखा, 3.2। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एरोप्लेन ने शुरुआत की होगी 0 स्पीड से, मतलब इनिशियल स्पीड 0 हुई, उसके बाद हाफ एक्सेलरेशन कितना एरोप्लेन का, 3.2, और टेक ऑफ करने में कितना टाइम लगा, 30 सेकंड, तो 30 का स्क्वायर। तो इतना दूरी एरोप्लेन रनवे पे दूरी तय कर चुका रहेगा उड़ने के पहले। चलो इसको आप कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपके लिए चैलेंज है, लेकिन मैंने कर दिया सो दैट कोई बच्चे ऐसे भी ना हो कि रह जाए पीछे। 2 1 जा और 2 16 जा, तो ये 2 1.6 आ जाएगा, और 1.6 को 900 से आई होप आपको मल्टीप्लाई करके आता है और आपको कमेंट करने भी आता है। देखेंगे चैलेंज नंबर 10, कौन महारथी है 10 के 10 चैलेंज के आंसर देने वाला, चेक करेंगे। राइट द न्यूटन थर्ड लॉ, कुछ बताने की जरूरत है नहीं, मैंने पहले बता दिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताना है यहाँ पे। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है कंटिन्यूसली तो रेस्ट में रहेगा, या फिर अगर सेम स्पीड से चल रहा है तो सेम स्पीड से स्ट्रेट लाइन में चलते रहेगा। कब तक, जब तक अनलेस उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लग जाए। जैसे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगा तो फिर वो रेस्ट में नहीं रह पाएगा और वो यूनिफॉर्म स्पीड में नहीं चल पाएगा। अंडरस्टैंड, कंप्लीट करना है। और आपको पता है ये क्वेश्चन 10 बार पूछा, यहां से आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे बस एक एरो का गड़बड़ है जो मुझे लगता है, ये एरो इधर होना चाहिए और ये इधर होना चाहिए, ओके। और आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी, कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप देखोगे यहाँ पे समझ में आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीटर लगाएंगे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में, तो यहाँ पे हीट एनर्जी लिखेंगे। और हीट एनर्जी में थर्मोकपल लगाएंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेटर इंजन लगाएंगे तो किसमें कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल में। और मैकेनिकल को जनरेटर लगाते तो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है। वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिक लैंप लगाते तो क्या बनता है, लाइट बनता है, लाइट एनर्जी बनता है। और लाइट को अगर सोलर सेल दिया जाए तो सोलर सेल वापस इलेक्ट्रिक बन जाएगा, इस तरीके से। और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सेकेंडरी सेम लगाए तो केमिकल बनेगा, और केमिकल को प्राइमरी लगा दिया तो इलेक्ट्रिकल बनेगा। तो ये एनर्जी का कंजर्वेशन वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हमने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। और ये जो मेंटर सेशन है इसको जरूर आप कंसीडर करना इफ यू हैव गुड बजट, और आपको लगता है कि लाइफ में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट खुद के लिए करनी चाहिए और कनेक्ट करना चाहिए, तो यू कैन डू दिस, ओके। और बाकी हर एक वीडियो के जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा। और सबसे मैंने वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। और मेन इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, कमेंट करके बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है। मुझे पता है आप सभी को इसका आंसर निकालना आता है, बट मैं समझ जाऊंगा कि आप वीडियो के एंड तक पहुंचे हो अगर आप इसका आंसर कमेंट करते हो। तो वीडियो के एंड में स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ और वीडियोस दिख रहे होंगे आपके फर्स्ट मिनट के, आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।